Very good morning. Once again, we are back with our new series, which is we are doing the current affairs of Jan to June 2021. We have been receiving many feedbacks and many suggestions regarding the current affairs. One of them was that we should cover current affairs of whole of the year for 2021. So for on the students' demand, we are about to start Jan to June 2021 current affairs. These current affairs not only helpful for your written examinations but also for your interview. So we'll be going in depth. Today we'll be covering international news and we'll be studying its analysis and implications on India as well as the world across. तो काफ़ी डिटेल में हम चीज़ों को करने वाले हैं और हर चीज़ का हम एनालिसिस करने वाले हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट होगा वो सब हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर जो है जैन से जून तक के बीच में होंगे, बट ये जो इनका रिलेवेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो अभी भी है, इस मूवमेंट पर भी है और हमेशा आने वाला जो टाइम होगा उसमें भी होगी। अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन की बात करो या फिर इंटरव्यू की बात करो तो ये वाले पॉइंट अगर आप यूज करेंगे अपने इंटरव्यू में, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर आपको रिटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने हैं, आपको करंट अफेयर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने हैं। आपको करंट अफेयर्स ऐसे भी पढ़ने हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठो तो उनके सामने भी आप कुछ अपना स्टेटमेंट रख सको, कुछ एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग सेंटेंस और स्टेटमेंट उनके सामने रख सके। हमारा जो सीरीज है ये डेली सुबह 8 से 9 आता है और आज हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं जैन से जून तक के इंटरनेशनल न्यूज, जिसकी हाइलाइट्स आपकी क्या क्या होने वाली हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सोलर अलायंस, NFATF जिसमें पाकिस्तान को क्या कर दिया गया है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ये सब क्या क्या चीजें हैं इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं इस सेशन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा। वर्ल्ड अक्रॉस पर हम चीजें क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग सेशन हमारा होने वाला है। मेरा नाम जन्मजय शर्मा है और आई हैव बीन इनटू this field and I have been teaching general studies for past 5 to 6 years. I have a good experience. Many of my students are currently posted in Indian Army as an officer, Indian Air Force and Indian Navy. तो काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी बच्चे मेरे क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं मेरे बारे में। हम वीकली शेड्यूल की बात करें तो डेली सुबह 8 बजे हम करंट अफेयर का सेशन आपके लिए लेकर आते हैं, जो होता है हमारा 8 से 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर हम करते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से हम करंट अफेयर को पढ़ते हैं। ठीक है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, हमारे डायरेक्टर सर जो है निशांत सर एंड आशुतोष सर, काफी बार काफी प्लेटफॉर्म पर हमको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन से नवाजा जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा हमें रैंक 1 का खिताब दिया गया था इन कोचिंग इंडस्ट्री। हम 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और काफ़ी बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं। लगभग 2 से 2.5 हज़ार बच्चे हम ट्रेन कर चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी बच्चे सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, उन बच्चों से आप खुद बात कर सकते हैं, उनको हमने कैसे मदद करी और उन्होंने यहाँ पर कैसे इसका हमारी इंस्टीट्यूशन से चीज़ें सीखी और वो अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हुए। आप वेबसाइट भी में भी जाके देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा इंटरनेशनल अफेयर का वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो बात करता है FATF की। FATF, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, FATF। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट जितने भी लोग हैं ऑनलाइन आ जाएं, मुझे गुड मॉर्निंग विश कर देंगे और हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है किसके बारे में बात कर रहा है, FATF की बात कर रहा है, जो कि बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या नाम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिलीज्ड अ अपडेटेड लिस्ट of countries in June 2021 where Pakistan remained in which list। इसका फटाफट से मुझे जवाब देंगे, FATF ने पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट में बरकरार रखा है। यानी पाकिस्तान इससे पहले भी इसी लिस्ट में रही होगी। फटाफट से इसका जवाब देंगे, क्या ब्लैक लिस्ट में, क्या ग्रे लिस्ट में या फिर रेड लिस्ट में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं डियर, पहले हम समझ लेते हैं ये FATF है क्या। क्या कह रहा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट इज अ फोर्स। बेसिकली क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी जो है कब बनाई गई? 1989 में बनाई गई। ये बॉडी कब बनाई गई? 1989 में बनाई गई। दूसरी बात ये 1989 में बनाई गई। दूसरी बात ये बनाई गई G7 कंट्रीज के द्वारा। G7 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो G7 वो कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्री हैं और लीडिंग कंट्रीज हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज G7 कंट्रीज ने एक एक्शन फोर्स तैयार करा, इसका गठन किया, जो कि कब किया? 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में भी काफी बच्चों से पूछा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका हेडक्वार्टर पड़ जाता है आपका पेरिस में, पेरिस फ्रांस। G7 की हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में और इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं G7 का। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? G7 ने एक्शन टास्क फोर्स को गठित किया कब? 1989 में। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों गठित किया? कारण क्या था गठित करने का? इसका कारण यह था कि ये एक्शन फोर्स क्या करेगी? ये बात करेगी, ये किसको कंट्रोल करेगी? टू कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को ये क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है डियर, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं? गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ड्रग्स ट्रैफिकिंग। आप ड्रग्स बेच रहे हो किसी कंट्री में जाके, दैट इज द पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। या फिर आप क्या कर रहे हैं? टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज में अपना पैसा लगा रहे हो, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए एक फोर्स का गठन किया गया, जो कि बेसिकली क्या थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किसने गठन किया? G7 ने। कौन से ईयर में? 1989 में इसका क्या हुआ? गठन हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये फोर्स करती क्या है? कोई भी कंट्री अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रही है या फिर गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रही है, उस कंट्री को क्या करते हैं? एक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान को एक लिस्ट में डाला गया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो FATF है करती क्या है? लिस्ट में डाल देती है। तो पाकिस्तान को भी एक लिस्ट में डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि उनकी हरकतें ठीक नहीं थी। आप सबको तो पता ही है पाकिस्तान की कैसी हरकतें होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन लिस्ट के बारे में। ऐसी कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास हो जाती है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम बात करते हैं इनकी कौन कौन सी लिस्ट होती है। तो FATF की अगर मैं बात करूं तो इसकी दो लिस्ट होती है। एक होती है आपकी ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट समझते हैं कि इन लिस्ट का मतलब क्या है। अगर कोई कंट्री इन लिस्ट में आ जाती है तो उनके लिए क्या एक्शन लिया जाता है। अगर हम बात करें ग्रे लिस्ट की, तो ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जिन कंट्रीज को एक सेफ हेवन माना जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एक सेफ हेवन माना जाता है टेरर फंडिंग के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? इसके अंदर की अगर बात करें तो कंट्रीज विच आर सेफ हेवन। सेफ हेवन का लिए मतलब क्या होता है डियर? सेफ हेवन का मतलब होता है एक स्वर्ग माना जाता है। किसके लिए? फॉर टेरर फंडिंग। अगर आपको टेरर फंडिंग करनी है तो इन कंट्रीज में आप जाइए, टेरर फंडिंग करनी है या फिर क्या करना है? मनी लॉन्ड्रिंग करना है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये अगर कंट्री जो हैं जो बेसिकली क्या सपोर्ट करती हैं? टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करती है? सपोर्ट करती हैं। इन कंट्रीज को किस में डाल दिया जाता है? ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या करती हैं कंट्रीज? टेरर को फंड करती हैं।
ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज डाली जाती हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टोटली सपोर्ट करती हैं। ठीक है, टोटली क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और नॉन कोऑपरेटिव होती हैं। मेरा मतलब क्या है, कोऑपरेट नहीं करती हैं दूसरी कंट्रीज से कि टेररिज्म को खत्म किया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, अनदर एग्जाम्पल वी हैव ईरान। ईरान को भी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में अभी नहीं डाला। तो ईरान भी एक ऐसी कंट्री है जो कि ब्लैक लिस्ट में डाली गई है। क्यों डाली गई है? क्योंकि वो क्या करती है, टेररिज्म को के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है और खुल के सपोर्ट कर रही है टेररिज्म का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बात करेंगे, ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज हो जाती हैं, वो कंट्रीज को ऐड किया जाता है जो कि क्या करती हैं, विच आर नॉन कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव अगेंस्ट, विच आर नॉन कोऑपरेटिव अगेंस्ट। फटाफट देखिए, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट में कमी नहीं रुकनी चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, जितने भी मेरे दोस्त जुड़ते चले जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग। कमेंट में कमी नहीं रखिएगा, कमेंट करते रहिएगा और मुझसे बात करते रहिएगा। तो ये जो है बेसिकली वो कंट्रीज में यहाँ पर रखा जाता है जिसको कहा जाता है कि नॉन कोऑपरेटिव है। किसके खिलाफ? टेररिज्म के खिलाफ। नॉन कोऑपरेटिव अगेंस्ट कंट्रोलिंग टेररिज्म। टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए ये क्या है, बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, वी हैव ईरान। ईरान को इस लिस्ट में डाला गया है, और किसको डाला गया है, नॉर्थ कोरिया को। यहां पर अगर मैं बात करूं ग्रे लिस्ट की, तो ग्रे लिस्ट का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे डियर, तो ग्रे लिस्ट का एग्जाम्पल में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, आपकी आ जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस लिस्ट में बरकरार रखा गया इस बार भी, और पहले भी क्या थी, ये इस लिस्ट में हुआ करती थी। इसके अलावा इराक, यमन, श्रीलंका। तो श्रीलंका भी क्या है, इस लिस्ट में है, जो कि क्या है, ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में मतलब क्या है, इन लोगों को कहा जा रहा है कि आप क्या करें, अपने आप को कंट्रोल कर लें। अभी आप ग्रे लिस्ट में हो, अगर ब्लैक लिस्ट में आ गए तो काफी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम ये समझें, अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्या है, ग्रे लिस्ट में आ चुकी है। अब इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इन कंट्रीज को बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल सकती। मतलब जो कंट्रीज क्या है आपकी ग्रे लिस्ट में आ चुकी हैं, इन कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल हेल्प, नो फाइनेंशियल हेल्प, नो फाइनेंशियल हेल्प। किससे किससे फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी? जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो कौन सी बैंक मदद करती है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इनकी मदद नहीं करेगी, तो इनको पैसों की जो जरूरत पड़ेगी वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आईएमएफ इन्हें मदद नहीं करेगा। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको क्या मदद नहीं करने वाली। पाकिस्तान को तो बहुत जरूरत है पैसों की, बट अगर वो ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा तो उनकी फंडिंग भी रुक जाएगी, और अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला गया तो ब्लैक लिस्ट में तो उसका नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। समझ है मेरी बात? तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि हम क्या करेंगे, ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। पाकिस्तान कहता है कि हमने टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया है, बट अगर पाकिस्तान की बात करी जाए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला क्यों जा रहा है? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसलिए डाला जा रहा है कि पाकिस्तान कहने को तो कह रहा है कि उसने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है। अब कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इवन न्यूज में यह भी दिखाया गया था कि हाफिज सईद, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या है आपका टेररिस्ट है, और इवन इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि मुंबई का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, उसको जेल में डाल दिया। बट वो कहने को जेल में डाला गया है। यहां पर जितने भी आपके क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में देखिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हो गया मोहम्मद, ये करंटली रन हो रही है। इसके अलावा जमात उद दावा, ये भी एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान में ही रन कर रही है। तालिबान, पाकिस्तान का तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान अलग है, पाकिस्तान का तालिबान अलग है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, पाकिस्तान में रन कर रही हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब वो भी क्या कर नहीं पा रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर लिया है, अपनी पकड़ बना ली है।
अपनी पकड़ पब्लिक के बीच में बना ली है। जैसे कि एग्जांपल अगर लें तो जमात उद दावा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिज्म को फंड करती है। इसके अलावा पाकिस्तान की पब्लिक को भी बहुत सपोर्ट करती है, सोशल वर्क करती है, लोगों को खाना प्रोवाइड करती है, हंगर को खत्म करने की कोशिश करती है। उसने सरकारी उन्होंने अस्पताल फ्री में लोगों के लिए खोला हुआ है। तो पब्लिक का सपोर्ट भी इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, जिस वजह से जमात उद दावा को भी पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन कारणों से हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान को इसलिए भी क्या किया जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान को मुश्किल हो रही है कि वो कंट्रोल कर सके। बट FATF ने क्या करा, इन्हीं कारणों की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इवन इंडिया भी कोशिश करता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे। इंडिया ने FATF के जो मेंबर्स हैं उनको काफी सबूत और एविडेंस भी दिए थे कि ये जो पाकिस्तान है ये क्या कर रहा है, अक्रॉस बॉर्डर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इंडिया में जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें क्या करता है, ये पैसे भेजता है ताकि टेरर एक्टिविटीज हो सके। तो इसके सबूत भी इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहे। समझ में आ रही है आप सब लोगों को ये बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो हमने समझा FATF के बारे में और काफी अच्छे से समझा। FATF का निर्माण किसने करा है? G7 ने 1989 में। काम क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करती है। कितने लिस्ट हैं? 2 लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी फिलहाल किस में है? ग्रे लिस्ट। बट अगर पाकिस्तान ऐसे ही काम करता रहा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो ब्लैक लिस्ट में भी पहुंच जाएगा। आंसर क्या है हमारा? ग्रे लिस्ट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये न्यूज हमेशा साल भर बरकरार रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री साइंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन विद इंडिया इन जून 2021। रिसेंटली किसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किसने ज्वाइन किया है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात की जाए डियर, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है बेसिकली किसने फाउंड करा, हु वाज द फाउंडिंग मेंबर्स। ये बेसिकली 2015 में फाउंड हुआ। किसने फाउंड किया? ये फाउंड किया, हु वाज द फाउंडर्स? इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस ने ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करी? स्थापित करी। कमेंट करते रहेंगे, मुझसे बात करते रहेंगे और चीजों को समझते रहेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, अंदाजा लगाइए। ठीक है, बाकी मैं चीजों को समझा ही रहा हूं आपको। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कब निर्माण हुआ? 2015 में। ठीक है, 2015 में इसका निर्माण हुआ। किसने किया? फ्रांस और इंडिया ने। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि जो सोलर है, सोलर एनर्जी है, उसको क्या करा जाए, उसको यूज करके क्या बनाया जाए, उसके यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए एक स्लोगन भी दिया, जो कि क्या स्लोगन दिया इन्होंने? एक स्लोगन भी इन्होंने दिया जिसको कहा इन्होंने वन सन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लोगन, आप इसको यूज कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, अपने ग्रुप डिस्कशन में आप यूज कर सकते हैं। इट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो ये बन जाएगा आपका OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो नए जुड़ते चले जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तो ये जो है आपका वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है,
इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड सिस्टम से जोड़ लिया जाए। ग्रिड सिस्टम मतलब एक इलेक्ट्रिक लाइन से सबको क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। यहां हम क्या देखते हैं, हर कंट्री की अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, बट यहां नरेंद्र मोदी का क्या विचार है कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए और इसको पूरे वर्ल्ड से क्या कर लिया जाए, कनेक्ट कर लिया जाए। दूसरी बात ये, अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये अलायंस बेसिकली उन कंट्रीज के बीच में है जो आज कहां लाई करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो वो कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक्स में क्या करती हैं, लाई करती हैं। ट्रॉपिक यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जैसे कि इस मैप पर आप देख सकते हो। तो ये वो कंट्रीज हैं जो कि कहां लाई करती हैं डियर, ये लाई करती हैं आपका इन रीजन्स के बीच में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये वाला रीजन हो गया, और आपका ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, यानी ये पूरा का पूरा जो ये आपका रीजन दिख रहा है आपको, इस रीजन में ये सारी की सारी कंट्रीज क्या करती है, लाई क्यों करती हैं, और पर्टिकुलरली यही कंट्री क्यों है यहाँ पर, वो इसलिए डियर, वो इसलिए क्योंकि यहां पर क्या है, सूरज की रोशनी क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है। इन कंट्रीज में सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है, आपको तो पता ही है, इसको मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं अपने मैराथन लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है आपका ट्रॉपिकल एरियाज वाला, जिसमें क्या हो जाता है, आपकी सूरज की रोशनी पड़ने से क्या होता है, धूप पड़ती है, और यहाँ पर धूप का यूज करके क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश जा रही है। ये जो था आपका मकसद, ये किसका मकसद था, इंडिया का, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की था। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, जो कि क्या है, गुरुग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं एक ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में देखने को मिल रहा है, जो कि कहां पर है, गुरुग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाउंडिंग मेंबर कौन थे, इंडिया और फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। हमने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच कंट्री साइंड द फ्रेमवर्क, तो कौन सी कंट्री यहां पर क्या हुई है जिसने फ्रेमवर्क को, एग्रीमेंट जो इसको क्या करा है, साइन किया है, यहां पर ये पूछा जा रहा है। अभी मैं अगर बात करूं नवंबर की, तो नवंबर में हम यहां पर बात कर रहे हैं, जून में मैं नवंबर की बात करूं तो एक नई कंट्री इसमें जुड़ी है, जो कि कौन सी है, 101 कंट्री है, 101 कंट्री है, यानी लगभग 101 कंट्री इसमें जुड़ चुकी हैं इस अलायंस में। समझ सकते हैं कितनी बड़ी अलायंस है, और ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, इंडिया का। तो छोटी बात नहीं है डियर, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये है आपकी यूएस। तो यूएस नवंबर में 101 कंट्री है जो कि इसका पार्ट बनी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये बनी है, ये कब ज्वाइन हुई है आपसे इंडिया में, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में ये हुई है आपकी नवंबर के टाइम पर, यूएस। और अगर मैं बात करूं जून की, तो जून में कौन सी साइन वो ज्वाइन करती है, वो करती है डेनमार्क। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो डेनमार्क भी अब इसका क्या बन चुका है, पार्ट बन चुका है। अब रिसेंटली अगर बात करें नवंबर की, तो नवंबर में किसने ज्वाइन किया, यूएस ने। किसको ज्वाइन किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का तो आपको एक ढांचा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में रहा है अभी नवंबर में, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो भी चीज न्यूज में रहती है उसकी हिस्ट्री पूछ ली जाती है, उसका बैकग्राउंड पूछ लिया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। 2015 में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या दिख रहा है आपको, एम क्या है, एनर्जी नीड्स बाय हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की मदद से हम क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी, मतलब 1000 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की यहां पर इसका क्या है, मकसद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, डेनमार्क, जो कि क्या है, इसमें आपकी नई जुड़ी है। चलिए आगे समझते हैं कि जो डेनमार्क है हमारा, डेनमार्क कहां पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा, मैं देखिए, हम ये तो डिस्कस करते ही हैं हम मैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, देखिए ये वाला मैप देखेंगे पहले,
इस वाले मैप को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अगर मैं इसका लोकेशन बताने की कोशिश करूं तो इसका लोकेशन आपका कहां पड़ जाता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ कुछ चीजें। जैसे कि हमारा ये क्या है, दिस इज इंडिया। फटाफट से मैं एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसकी आप एग्जैक्ट लोकेशन आप क्या कर सके, फाइंड आउट कर सकें। दिस इज पाकिस्तान, ईरान, एंड देन वी हैव सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ठीक है। इधर वी हैव इजिप्ट, सोमालिया, अफ्रीका के जो नेशंस हैं, केनिया, आपका इधर हो गया मॉरिटानिया, साउथ अफ्रीका, गुआना, गाना, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। तो ये सारे आपकी क्या हो जाती हैं, अफ्रीका की कंट्रीज हो जाती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरियन सी, और यहाँ आपका हो जाता है स्पेन, पोर्चुगल हो जाता है, फ्रांस हो जाता है, जर्मनी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है ये। और यहाँ पर आपको कुछ बाल्टिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ है आपका रशिया और ये सब, ठीक है। तो अगर हम डेनमार्क को लोकेट करने की कोशिश करेंगे डियर, तो डेनमार्क आपको जो मिलेगा वो इस वाले पार्ट में मिलेगा, यानी यूरोप में मिलेगा। अब देखते हैं जरा ये वाला जो पार्ट है जो कि मैप पर है, ये कहाँ पर है। देखिए ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये एक वाला रीजन कौन सा है, मेडिटेरियन सी। तो आप देखेंगे ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, दिस इज मेडिटेरियन सी, ठीक है। सो ओवर हियर वी हैव मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से लगकर वी हैव, देखिए नीचे अफ्रीका वाला पार्ट आ गया, जैसे कि इजिप्ट है, और इधर आप देख सकते हैं, इधर वी हैव इटली। तो इटली को आप देखिए लोकेट कर सकते हैं, यूरोप में लाई करती है, ठीक है। मैप को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। वी हैव इटली ओवर हियर। तो यहाँ पर हमने देखा मेडिटेरियन सी, ओके। मेडिटेरियन से अगर आप आगे बढ़ोगे डियर, मेडिटेरियन सी से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ब्लैक सी। सो ओवर हेयर वी हैव ब्लैक सी। तो ब्लैक सी यहाँ पर है, यानी काला सागर आपका इधर है, और इसके लगकर आपका क्या है, मेडिटेरियन सी। ब्लैक सी के इस तरफ अगर आप देखोगे वी हैव कैस्पियन सी, ठीक है। तो कैस्पियन सी इस तरफ हो जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सागर हो जाता है। और अगर हम इधर देखें तो वी हैव ब्लैक सी एंड देन वी हैव मेडिटेरियन सी, ठीक है। ब्लैक सी से अगर आप कुछ कंट्रीज को देखने की कोशिश करोगे तो वी हैव टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा, वी हैव टर्की ओवर हियर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे वी हैव यूक्रेन। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, वी हैव यूक्रेन, और इधर आप देख रहे हैं रशिया, ठीक है। तो रशिया को अगर आप देखेंगे, ये एक ऐसी कंट्री है जो दोनों सागर को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। देखिए रशिया के इस तरफ आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, और रशिया के इस तरफ क्या है, आपका ब्लैक सी है। तो ये एक ऐसी कंट्री हो जाती है जो कि दोनों देशों को क्या कर रही है, दोनों सागरों को कनेक्ट कर रही है। कौन सी, रशिया। रशिया के इस तरफ कौन सी कंट्री हो गई आपकी, यूक्रेन, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये हमने देखा, ये वाला पार्ट जो है हमारा यूरोप का पार्ट हो जाता है, ठीक है। आप अगर देखेंगे ये वाला जो पार्ट हो गया यूरोप का हो गया, ठीक है। हमने देखा ये वाला पार्ट यूरोप का हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट है इनको कहा जाता है, स्कैंडियन कंट्रीज। क्या कहते हैं हम इनको, स्कैंडियन कंट्रीज, जिसमें देखिए कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि फिनलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फिनलैंड, ये बहुत बार एग्जाम में आती है, और जो इंडेक्सेस हैं उनके लिए ज़्यादा फेमस हो जाती है। फिनलैंड हो गया, इधर वी हैव स्वीडन, एंड देन वी हैव नॉर्वे, ठीक है। तो फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे मिलकर क्या कहलाती हैं, स्कैंडियन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर इटली हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, मेडिटेरियन सी। ये क्या है, स्पेन। स्पेन के इस तरफ वी हैव पोर्चुगल, देन वी हैव फ्रांस, जर्मनी। जर्मनी से लगकर वी हैव डेनमार्क, जर्मनी से लगकर वी हैव डेनमार्क। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये मेडिटेरियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी से लगकर वी हैव इधर ओवर हियर स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। जर्मनी से ऊपर अगर आप देखेंगे जो रेड मार्क हो रखा है यहाँ पर, वो क्या है, बेसिकली दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क के इस तरफ वी हैव यूनाइटेड किंगडम। तो डेनमार्क को आप लोकेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल लोकेट कर पा रहे हैं सर। हम देख सकते हैं ये कहां पर है, ठीक है। तो इस मैप के थ्रू हमने काफी चीजें समझी, ब्लैक सी कहां पर है, कैस्पियन सी कहां पर है, और कुछ कंट्रीज को भी हमने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। क्या कह रहा है, इब्राहिम रासी हैज वन द ईरानियन, ओ शिट मैन, ये तो आपको आंसर ही यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। इब्राहिम रासी हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2021 ऑफ विच कंट्री? आपको आंसर तो मिल ही गया है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर तो आपको मिल ही गया है, तो क्या है आंसर होगा इसका? ईरान होगा। ठीक है, सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग। आंसर क्या है? ईरान। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर क्या हो रहा है हमारा? ईरान हो रहा है। ठीक है, बट अगर देखिए बात करें इब्राहिम रासी की, तो इब्राहिम रासी क्या है, एक नए प्रेसिडेंट बने, जो कि है ये पहले क्या हुआ करते थे, ईरान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और अब क्या बन चुके हैं, ये प्रेसिडेंट। ठीक है, इन्होंने किस प्रेसिडेंट को यहाँ से, इनकी गद्दी से हराया इनको, और इनकी इनकी जगह ली, वो है हसन रूहानी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जिनको मैंने मार्क किया है, वो है हसन रूहानी। हसन रूहानी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इन्होंने किसको हटाया। ये काफी चर्चा में भी रहे थे हसन रूहानी। ईरान और यूएसए के बीच में जो रिलेशन खराब हुए थे, उस दौरान यही थे। यूएसए ने क्या कर दिया था, ईरान को बैन कर दिया था। ईरान किसी भी कंट्री से रिलेशन नहीं रखेगा। इवन कोई कंट्री अगर ईरान से रिलेशन रखती है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसका इम्प्लीकेशन, रेप्लिकेशन को झेलना पड़ेगा, जो कि यूएसए द्वारा हो सकता है। जैसे कि इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे संबंध हैं। इंडिया ने इवन वहां पर एक पोर्ट भी बनाया ईरान में, जो कि कौन सा पोर्ट है, चबाहर पोर्ट। क्यों बनाया? ताकि हम ईरान से क्या कर सकें, तेल ले सकें। तो ईरान और इंडिया के अच्छे संबंध हैं, और हमारे बिजनेस टर्म्स भी हैं। बट अगर हम ईरान से क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, यूएसए गुस्सा हो जाएगा। और इवन यूएसए ने क्लियरली मेंशन किया था इंडिया को कि इंडिया ईरान से संबंध ना रखे। अगर इंडिया ईरान से संबंध रखेगा डियर, तो क्या होगा, यूएसए ईरान के साथ, इंडिया के साथ अपने टर्म्स को खत्म कर देगा। बट यूएसए ईरान के साथ अपने रिलेशन खराब क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों करा? क्योंकि यूएसए और ईरान के बीच में एक डील हुई थी, न्यूक्लियर डील, जिसमें कहा गया था कि ईरान न्यूक्लियर का यूज नहीं करेगा। तो यूएसए कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कुछ टाइम पहले, जब वो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ईरान क्या कर रहा है, यूएसए की नाक के नीचे न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और ये कहकर यूएसए ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसको खत्म कर दिया, और ईरान पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। तो उस वक्त कौन प्रेसिडेंट हुआ करते थे ईरान के? हसन रूहानी जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी बात पर मुझे लाइक भेजेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को, और कमेंट भी करेंगे। ठीक है, और आप हार्ट भी भेज सकते हैं। आंसर क्या है हमारा? ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या बात करता है? ये बात करता है G7 समिट की। ये बात करता है हमारा G7 समिट की। ठीक है, क्या कह रहा है, 47th G7 समिट आपकी कहां पर हुई थी? ठीक है, 47 G समिट आपकी कहां पर हुई थी? 2021 टुक प्लेस इन हाइब्रिड फॉर्मेट एट कॉर्नवॉल। कहां पर? वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग मतलब कंप्यूटर के जरिए मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग किसने कंडक्ट करवाई? G7 की यहाँ पर बात हो रही है। मैंने पहले क्वेश्चन में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि G7 वो कंट्री, वो ग्रुप है जिसने क्या किया था, G7 ने FATF को बनाया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो G7 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो G7 है डियर, ये इट इज अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। इट इज अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, क्या है ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। कब बनाई गई? 1975 में ये ग्रुप बनाया गया था।
ठीक है, बात को ध्यान से समझना है। इस ग्रुप को कब बनाया गया? 1975 में। क्यों बनाया गया? ताकि ये लोग क्या कर सकें, इकोनॉमिक्स को, जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उनको कंट्रोल कर सकें और इकोनॉमी कंट्रोल कर सकें, मतलब एक इकोनॉमी पॉलिसी बना सके आपस में। और ये लीडिंग कंट्रीज हैं, तो आपस में अगर मेल मिलाप से रहेंगी तो पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकती हैं, ये कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो G7 है बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज को क्या करता है, उठाता है और डील करता है। तो अगर बात करें 47th समिट की, 47th समिट की, इस समिट में बेसिकली क्या किन पॉइंटों पर डिस्कशन हुआ? एक पॉइंट जो कि इसका हाईलाइट रहा, और इस 47th समिट जो कि G7 की हुई थी, इसमें इंडिया भी क्या हुआ था, एज अ गेस्ट कंट्री इसका क्या बना था, पार्टिसिपेंट बना था। ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये जो देश थे ये इस मीटिंग के क्या थे, गेस्ट मेंबर थे। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ G7 बट दे वर इन्वाइटेड एज अ गेस्ट। तो इंडिया भी एज अ गेस्ट इन्वाइटेड था। तो इस क्या बोलते हैं, इस मीटिंग में प्राइम फोकस जो था वो था चाइना के अराउंड। चाइना की एक पॉलिसी है, एक इनिशिएटिव उसने स्टार्ट किया था जिसको कहा गया बेल्ट और रोड इनिशिएटिव। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, ये जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो चाइना लेकर आया, बेसिकली ये है क्या, ये क्या कर रहा है, चाइना लगभग पूरे एशिया में एक रेल लिंक को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी कंट्री से गुजरेगा। जैसे कि इसने नेपाल तक चाइना ने क्या करा है, एक रेल बना दी है। अब चाइना से ऊपर ये रशिया की ओर जा रहा है, इधर कजाकिस्तान, मंगोलिया, इन सब देशों पर ये क्या कर रहा है, जैसे म्यांमार तक भी क्या बना रहा है, रेल बना रहा है। तो ये जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, ये जो रोड बनाई जा रही है, रेलवे लाइन बनाई जा रही है, ठीक है, ये जो लिंक है बेसिकली, ये जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल लिंक एंड रोड। तो बेसिकली ये जो रोड लिंक है ये कहकर बनाया जा रहा है कि ये क्या बेसिकली होगा, बिजनेस डील करेगा कंट्रीज के बीच में। ठीक है, कंट्रीज आसानी से एक दूसरे के बीच में क्या कर सकती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकती हैं थ्रू रेल और रोड। ठीक है, बट यहां पर G7 वालों ने क्या कहा कि ये तो बेसिकली क्या है, एक तरीके का क्या है, दूसरे कंट्री को अपने ऊपर आश्रित करने वाली बात है। जैसे कि चाइना में भी इसने क्या करा, चाइना ने पाकिस्तान में भी एक कॉरिडोर बना दिया है जिसको कहा गया है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया से ऊपर से गुजर रहा है। चाइना से इधर जा रहा है, जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जा रहा है। तो ये जो CPEC है इसको भी इंडिया ने काउंटर किया, बट इंडिया इस बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बना। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है एशिया में, जो कि साउथ एशिया की बात करें, जो कि चाइना को अलग से रख रहा है और इसका पार्ट नहीं बन रहा है। तो ये जो कंट्री है G7, उन्होंने इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि किसका ब्रेन चाइल्ड है, चाइना का। ये क्या करना चाहता है, पूरा वर्ल्ड को कवर करना चाहता है, किसमें, रोड से। ठीक है, बट ये कंट्रीज कह रही हैं कि अगर ऐसा हो गया तो चाइना क्या बन जाएगा, एक सुप्रीम पावर बन जाएगा और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर देगा, इसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं G7 की। तो G7 हमने देखा ये कुछ कंट्रीज हो जाती हैं, जैसे कि अगर ये आप देखेंगे मैप, तो इस मैप पर आपको G7 दिखाई दे रहा है। तो G7 में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्रीज हो जाती हैं। अगर हम बात करें इधर G7 की, तो आप इधर देखिए, तो G7 में अगर हम बात करें तो इधर अगर देखा जाए यूरोप से, तो यूरोप से कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल हो जाती हैं। इसमें शामिल हो जाती हैं जैसे कि आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, और इटली। इन सब की लोकेशन तो आपको पता ही होगी, अभी थोड़ी देर पहले हम मैप पर देख रहे थे। ये सारी कंट्रीज किस में है, G7 में है। यूरोप से इनका ये बेसिकली है। अमेरिका से बात की जाए तो अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, यानी नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका से कोई भी कंट्री नहीं है इसमें। वी हैव USA एंड वी हैव कनाडा। अगर एशिया से बात की जाए तो एशिया में आपको लगता है क्या इसमें चाइना हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो क्या ये
चाइना से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस कर रहे होते? नहीं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री पड़ जाती है, इंडिया भी नहीं है इसका पार्ट, इट इज़ जापान। तो जापान भी G7 का पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि G7 जो ग्रुप है उसमें कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं G7 का ये ग्रुप। ठीक है, अच्छा एक चीज और, पहले ये क्या हुआ करता था, G8 हुआ करता था, अब G8 क्या बन चुका है, G7। किस कंट्री को बाहर कर दिया है, रशिया को बाहर कर दिया है। रशिया को बाहर कर दिया है, क्यों बाहर कर दिया है, ये बाहर करा गया 2014 में। क्यों बाहर करा गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो रशिया ने क्या करा, 2014 में अपनी फोर्स को, अपनी आर्मी को कहां भेजा, क्रीमिया में भेजा। क्रीमिया में भेजा और वहां पे क्या करा, इसको कंट्रोल कर लिया। अगर हम क्रीमिया की लोकेशन देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था आपको, यहाँ पर क्या पड़ता है आपका, कैस्पियन सी। यहाँ आपका कैस्पियन सी पड़ जाता है, इधर भी है ब्लैक सी। और हम देख रहे थे कि जो रशिया है, रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि दोनों सागरों को टच कर देती है। तो रशिया ने क्या करा, रशिया ने यहाँ पर जो क्रीमिया वाला पोर्शन दिख रहे हैं आप, मैंने क्या कहा था कि रशिया ने अपनी आर्मी को कहाँ भेजा, क्रीमिया पे भेजा। और इसने क्या करा, कंट्रोल करना, किसको कंट्रोल कर लिया, क्रीमिया, जो कि किसका पार्ट हुआ करता था, यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। अब ये किसके कब्जे में है, रशिया के कब्जे में है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्रीमिया किसके कब्जे में आ गया, रशिया के कब्जे में आ गया। इस बात की जो ये प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कत चल हो रही थी, और यहाँ पर रशिया ने ऐसा किया जिस वजह से G7 जो कंट्रीज हैं, इन्होंने रशिया को क्या करा, अपने ग्रुप से निकाल दिया 2014 में, और ये ग्रुप बन गया आपका G7। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो अभी G7 में आपकी ये कंट्रीज आ जाती हैं और रशिया नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए आपकी G20 की, तो मैं आपको G20 पहले भी बता चुका हूं कि 1997 के आसपास वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा था। तो G7 ने क्या करा, अपने साथ कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज को मिला लिया जो कि डेवलपिंग कंट्रीज थी, इसको भी अपनी टीम में मिला लिया और क्या बना दिया आपका G20। कब, 1997 में। किसने बनाया, G7। तो ये कंट्रीज तो है ही, बट साथ के साथ ये कंट्रीज भी क्या हो गई, G20 में मिल गई, जिसमें हमारा इंडिया भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे G20 में पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, वी हैव, ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया था कि G20 में पाकिस्तान है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि G20 में पाकिस्तान नहीं है। देखिए G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि आपकी ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, चाइना भी G20 में है। ठीक है, बट पाकिस्तान नहीं है। ब्राजील आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, नॉर्थ कोरिया नहीं आता, साउथ अफ्रीका आ जाता है, श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, वी हैव इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूरोपियन यूनियन। ये सारी की सारी क्या आ जाती हैं, G20 में कंट्रीज आ जाती हैं। तो ये चीजें समझ में आ रही है आपको, G7 क्या हुआ, G8 क्या हुआ और G20 क्या हुआ। हमने एक क्वेश्चन में ही काफी चीजों को समझ लिया है। तो अभी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो 47th G7 लीडर्स ने मीटिंग करी थी वो कहाँ करी थी, वो करी थी आपकी यूनाइटेड किंगडम में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने चाइना से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया। ठीक है, ये मैप भी हम समझ चुके हैं। क्रीमिया, जिसमें रशिया ने क्या करा हुआ है, कब्जा कर लिया है। ये चीज इंडिया कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी देश क्या करता है, किसी भी दूसरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको इंडिया कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कभी हमने डिस्कशन इस बारे में करंट अफेयर में पहले भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आइजैक हर्जोग जो है बेसिकली, आइजैक हर्जोग की अगर हम बात करें तो आइजैक हर्जोग
एक नए प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के, किस कंट्री के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको। आइसेक हरजोग किसके बने हैं, जैसे कि आप इनके पीछे मैप देख रहे हैं, ये जो फ्लैग है ये किस कंट्री का फ्लैग है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। फटाफट से मुझे इसका भी जवाब दे दीजिए, फटाफट से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। फटाफट से मुझे इसका जवाब दे देंगे आप सब लोग। हम्म, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, कुछ आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। ए, क्या ए इसका आंसर है? बिल्कुल सही, ए इसका आंसर है, दिस इज इजराइल। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जो आइसेक हरजोग है ये इजराइल के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब लोग। इजराइल के क्या बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक फोटो और देखने को मिल रही होगी इनकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी इजराइल का क्या है, फ्लैग है। तो ये जो दो लोग हैं ये लोग किस क्या थे बेसिकली, ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके एक नए प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल के। थे प्रेसिडेंट कौन बने, इस आइसेक हरजोग, और प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने, नफ्ताली बेनेट। क्या बने हैं, नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट बिकेम द न्यू पीएम ऑफ इजराइल। और पुराने पीएम कौन थे, जो कि काफी फेमस पीएम थे और नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्र थे, इनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत अच्छे दोस्त थे, बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली हमारे क्या है, ये क्या था, ये इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा, हमने समझा प्रेसिडेंट के बारे में और इसके जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, ये पुराने थे, अभी नए कौन बने, नफ्ताली बेनेट। ये चीज मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, इस सेशन को एंड करते हैं और अब हम क्या लाएंगे आपके लिए, पार्ट 2 लाएंगे इसका। ये पार्ट 1 था, इस पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ों को समझा, बहुत डिटेल में हमने समझा, एनालिसिस किया हमने। ठीक है, और हमने देखा कि कैसे मतलब पाकिस्तान की हालत क्या है, और हमने रिलेशन भी डिस्कशन किए, इंडिया का रोल भी हमने देखा कि अभी वर्ल्ड लेवल पर हमारी क्या स्थिति है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर भी हम देख रहे हैं इंडिया में ही बनाया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या थी इसके बारे में देखा, G7 के बारे में देखा, रशिया और इसके बारे में बात करी हमने, क्रीमिया के बारे में बात करी। तो बहुत चीज़ें हमने बहुत अच्छे से आज डिटेल में देखी। इन सबको आप क्या करेंगे, नोट बना लेंगे। रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शायद में आपका किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी। इंटरव्यू में डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि साहब बताइए G7 क्या है, व्हाट इज G7, व्हाट इज G20, व्हाट इज G8, कुछ आइडिया होना चाहिए ना। तो ये चीज़ हमने क्या करी, डिस्कशन किया है। सिर्फ ये पता हो कि G7 का 47 समिट कहाँ हुई, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब 48th होगी, 46th हुई होगी, ये तो रट लोगे, एक पेपर में आप इसका आंसर भी दे दोगे, बट उसके अलावा क्या, थोड़ा बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो बहुत अच्छे से हमने एनालिसिस किया चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझा। आई होप ये सेशन आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा। ठीक है, हमारे नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है 15 जैन से, आप वो बैच भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी नया ही बैच बना है तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगर सीटें फुल हो गई तो फिर आपको नया बैच हमारा फिर स्टार्ट होगा, फिर वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके कोई दोस्त हैं या आप खुद अगर आना चाहते हैं, तो इंजीनियर सक्सेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ 15 जैन से पहले, या अभी आज 17 जैन है, फटाफट से
आप क्या करेंगे, इन नंबर पर कॉल कर लीजिए और ये ज्वाइन इस यहाँ पर अपनी सीट को बुक कर लीजिए, ठीक है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आप हमसे क्यों जुड़ना चाहें, वो इसलिए भी जुड़ना चाहेंगे क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, जिसमें आपके IIT, NIT और इवन जो टीचर्स हैं इन्होंने 25 एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, बट टीचिंग का शौक है तो पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे फैकल्टी भी हमारे साथ जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही भी हैं, IES हैं, बट पढ़ाने का शौक है, वो पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड आपका एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलने वाला है, एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे आपको, और एक आपका अभी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। सक्सेस रेट जो होता है हमारा काफ़ी हाई रहता है। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके की है, यहाँ बैठ के देना है दो, फिर ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन दो, रैंकिंग देखनी है रैंकिंग दो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासरूम भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर आपको तो पता ही है कितने बजे आता है, 8 बजे डेली हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये सारे जो चैनल आपके हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब और इवन प्ले स्टोर पर भी हमारी क्या है ऐप में आपको मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंजीनियर सक्सेस आपको क्या करना है, टाइप करना है और हमें फॉलो कर सकते हैं। फॉलो क्यों करेंगे, ताकि आपको क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में पता चल जाए। बाकी ये नंबर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स पर भी आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसका पार्ट 2 भी हम क्या लाएंगे, कल लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फटाफट से मुझे सब बाय बोल देंगे और इस सेशन को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। सत श्री अकाल, थैंक्स।